शिवपुर गांव में बबीता अपनी दो बेटी शर्मीली और सुमन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बबीता के पति का कुछ समय पहले ही इंतकाल हो गया था, इसलिए बबीता सोचती है कि उसकी बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। मुंशी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कोई रिश्ता देखकर बताओ लड़की के लिए। लड़की 19 साल की हो गई है। भाभी जी, मैंने बहुत जगह बात की, लेकिन हर कोई दहेज मांगता है, कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। मुंशी जी, तुम तो जानते ही हो हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। मैं जो दूसरों के घरों में काम करके पैसा कमाती हूँ उससे तो बस घर का खर्चा ही चल पाता है। ऐसे में हम दहेज कहाँ से देंगे? भाभी जी, एक रिश्ता है, लेकिन आदमी की उम्र लगभग 50 साल है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है, पहली पत्नी से 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आदमी मालदार है। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुंशी जी, उम्र बहुत ज्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों का काम तो कहना ही है। अगर अच्छे घर में करोगी तो दहेज देना ही पड़ेगा। आजकल कोई भी आदमी बगैर दहेज की शादी नहीं करता है, और तुम्हारे पास तो खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में दहेज कहाँ से दोगी? तुम सही कह रहे हो मुंशी जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम बात करके लड़की की शादी करवा दो। कुछ ही दिनों में शर्मीली का विवाह हो गया। जिस आदमी से विवाह हुआ था उसका नाम था अशोक। अशोक एक सरकारी कर्मचारी था। अशोक के 2 लड़के थे, आकाश और सुमित, और एक विधवा बहन भी थी जो घर की मालकिन थी। उनका नाम रूपाली था। आकाश अपनी माँ के लिए बाजार से कुछ ठंडी चीजें ले आ। गर्मी बहुत हो रही है। उतने में ही अशोक आ जाता है। उसके हाथ में कुछ सामान था। अशोक शर्मीली को खुश रखने के लिए कोई ना कोई तोहफे रोज लाया करता, लेकिन शर्मीली को ना जाने क्यों अशोक के पास बैठना और हंसने बोलने में भी संकोच होता था। इसका कारण ये था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती थी। अशोक के सामने आते हुए शर्माती थी। अरे भाग्यवान, तुम मुझे देखकर ऐसे भागती हो जैसे मैं कोई खौफनाक जानवर हूं। अरे मैं तुम्हारा पति हूं। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो घर कैसे चलेगा? तुम अब इस घर की मालकिन हो, जो मन में आए वो करो। अशोक अपनी बहन रूपाली को बुलाता है और उससे घर की चाबी लेकर शर्मीली को घर की खजांची बना देता है। रूपाली, अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। जिस भी चीज की जरूरत हो शर्मीली को बोल दिया करो। और शर्मीली, तुम रूपाली का ध्यान रखना। बेचारी सारा दिन परेशान सी रहती है। घर में जिस चीज की भी उसे जरूरत हो उससे मंगा लिया करो। मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हें दे दिया करूंगा, क्योंकि घर के सारे खर्चे अब तुम्हें ही उठाने हैं। अशोक पूरे महीने की कमाई शर्मीली को दे देता है। उनका ख्याल था कि शर्मीली इन रुपयों को देखकर फूली नहीं समाएगी। उधर अशोक की बहन रूपाली मोहल्ले की औरतों से शर्मीली की खूब चुगली करती है। अरे जब से आई है मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब लिखती है। मैं कभी अपनी जरूरत के लिए थोड़े बहुत पैसे मांग लेती हूँ तो टाल मटोल करती रहती है, फिर कहीं 3-4 बार कहने पे ही पैसे देती है। बहन, तेरे भाई को भी जब बुढ़ापे में इस जवान लड़की से शादी करने की पड़ी थी, कोई मेल भी तो हो। देखने में उनकी बेटी लगती है। अपनी शादी ना करके अशोक की शादी कर लेता तो सही रहता। अरे चल बहन, मैं चलती हूँ। पता नहीं निगोड़ी घर में क्या कर रही होगी। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे। चल के देखती हूँ खाना बनाया है कि नहीं, कहीं बच्चे भूखे तो नहीं बैठे रहे। रूपाली उस दिन से शर्मीली से जलने लगी थी जब से अशोक ने उसे घर का खजांची बना दिया था। रूपाली हर वक्त शर्मीली को अच्छी बुरी सुनाती थी और उस पर नई नई आरोप लगाती थी। एक दिन शर्मीली छत पर किसी काम के लिए जाती है तो रूपाली कहती है, अरे ना लाज है ना शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई है। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कल परसों की बहू छत पर चढ़ी डोल रही है। अरे अपने घर को सीखा था या नहीं? दीदी, मैं कपड़े लेने गई थी। आंधी बहुत तेज आ रही थी, कपड़े कहीं उड़ ना जाएं, इसलिए मैं चली गई थी। अरे मुझे बुला लेती, मैं क्या मर गई थी? लेकिन तू मुझे क्यों बुलाएगी? तुझे तो दूसरों से नैन लड़ाने हैं। घर का सारा काम यूं ही पड़ा है। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, उनके लिए खाना पकाया है कि नहीं? सुबह से कपड़े ही धो रही थी, बस अभी फारिग हुई हूँ, अब खाना ही बनाने जा रही थी।
अरे है, घर का सारा काम यूं ही पड़ा है। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, उनके लिए खाना पकाया है कि नहीं? सुबह से कपड़े ही धो रही थी, बस अभी फारिग हुई हूँ, अब खाना ही बनाने जा रही थी। अरे 2 जोड़ी कपड़े धोने में सुबह से दोपहर कर देती है। किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है, ना बच्चों की फिक्र है ना अशोक की। खुद तो पूरे दिन खाती ही रहती है और बच्चों को भूखा रखती है। आज उनकी माँ होती तो कितनी प्यार से रखती उन्हें। बेचारे की जिंदगी खराब हो गई। पहले पैसे मेरे हाथ में रहते थे तो बच्चों को थोड़ी बहुत पैसे दे दिया करती थी, लेकिन जब से अशोक ने पैसे तुझे देना शुरू किए हैं तब से तूने बच्चों को 1 रुपए भी नहीं दिए हैं। बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे। पहले 1 रुपए की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब देहली देहली को तरसते हैं। शर्मीली बिना कुछ कहे रूपाली की सारी बातें सुनती रहती है। बेचारी कभी उल्टा जवाब नहीं देती। एक कमरे में जाकर खूब रोती और अपने नसीब को कोसती, लेकिन रूपाली को शर्मीली पर बिल्कुल तरस नहीं आता। वो छिप छिप कर उसकी बातें सुना करती। शर्मीली रूपाली को देखकर कांपती रहती थी। एक दिन शर्मीली ने अपने पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती हैं, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि ये मालकिन क्यों नहीं बनी है, तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यही मालकिन बनी रहे। मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने न दिया करे। ये कहते कहते शर्मीली की आंखों से आंसू बहने लगे। अशोक को अपना प्रेम दिखाने का ये बहुत ही अच्छा मौका मिला। मैं आज ही उनकी खबर लूंगा, साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी रह लो। इस घर की मालकिन वो नहीं है, तुम हो। वो केवल तुम्हारी सहायता के लिए। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें परेशान करती है तो उनके यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पांव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वो तो अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी तो रख लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर राज करे। लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटूं तो वो आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती हैं। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे जलन क्यों होने लगी? तुम्हें जो लड़का परेशान करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि कौन आंखें लाल पीली करता है। अशोक को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी सुमित को आज ही ठीक किए देता हूँ। अशोक ने रूपाली को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, ये नहीं कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी है तो मुझे बताओ। शर्मीली को उल्टा सीधा क्यों सुनाती हो? रूपाली समझ गई कि बहू ने सारी बात अशोक को बता दी है, लेकिन रूपाली दबने वाली औरत नहीं थी। वो बोली, अरे क्या हुआ जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना ना ताछना, बस उसने तार खींचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकालकर खड़ी हो गई। तुम हमेशा शर्मीली को परेशान करती रहती हो, उसमें कमियां निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी है तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है इंसान का। तुम्हारी यही मर्जी है ना, किसी बात में ना बोलूं, यही सही। लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ती ने काटा है जो मैं बोलूं? मेरी सी क्या। इतने में आकाश और सुमित स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। आज से मुझसे कुछ नहीं मांगना, जो लेना है अपनी नई अम्मा से लेना। अशोक दोनों बच्चों को धमकाते हुए कहता है, अगर तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया तो दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। अरे सारा दिन यहाँ से वहां फिरते रहते हो, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो। अगर मैंने दोबारा सुना कि तुम दोनों ने अपनी माँ को परेशान किया है तो तुम्हें बाहर भेज दूंगा पढ़ने के लिए। उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते रहते हो। कभी भी पैसे वैसे नहीं देते, हम स्कूल यूं ही चले जाते हैं। सब बच्चों के पास स्कूल में पैसे होते हैं और हम बिल्कुल खाली जाते हैं। अब वो कहती है अगर मुझसे कुछ मांगोगे, परेशान करोगी तो कान काट दूंगी। अभी से झूठ बोलने लगे हो। झूठ की भी हद होती है। मैं तुम्हें कितने प्यार से रखती हूँ कि कोई बुराई ना दे।
सौतेली माँ बच्चों को परेशान करती है। मैं तो खुद नहीं खाती, लेकिन तुम दोनों को दे देती हो। इतना सुनना था कि अशोक ने सुमित की दोनों कान पकड़कर उठा दिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रूपाली ने दौड़कर बच्चों को आकाश के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, अरे बस रहने भी दो, बच्चे को क्या मार डालोगे? हाय हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से ये हाल है तो आगे इस घर का खुदा ही मालिक है। शर्मिली से बच्चे के कान का दर्द देखा न गया। वो छुड़ाने को दौड़ी थी, लेकिन रूपाली पहले ही पहुंच गई थी। पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब अब आंखें खुलेंगी। पराई औलाद का दर्द क्या जानूं? मुझसे इन बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता, वरना इस घर से कब की चली जाती। खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझसे पैसे बार बार मांगते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। मैं खुद इन दोनों की शरारत देखता हूँ, अंधा थोड़ी ना हूं मैं। अरे दोनों जिद्दी और मुंहजोर हो गए हैं। आकाश को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेज देता हूँ। प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई है, इसका सारा सामान पैक कर दो। अरे अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेजी से खुल गई? बच्चा हॉस्टल में अकेला कैसे रहेगा? अगर इसकी माँ होती तो ऐसा कभी ना होने देती। तुम्हारी ही ने इन्हें बिगाड़ के रखा है। ना मैं तुम्हें घर की मालकिन बनाता, ना ये बिगड़ते। अरे मैं तो ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, ना बोलूंगी। ये कहकर रूपाली वहां से चली जाती है। शर्मीली बच्चे को रोता देखकर परेशान हो उठी। वो सुमित को अपने कमरे में लाकर उसे चुप कराने लगी, लेकिन बालक और जोर जोर से रोने लगा। अशोक को लगा अब शर्मीली मुझसे खूब हंसी मजाक किया करेगी, लेकिन उसकी आशा पूरी नहीं हुई। पहले तो शर्मीली कभी कभी उनसे हंस बोला भी करती थी, लेकिन अब बच्चों के ही लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते तो बच्चों को उसके पास बैठा पाते। कभी देखती कि उन्हें नहला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी उनके साथ कोई खेल खेल रही है और कभी कभी कोई कहानी सुना रही है। एक दिन अशोक का एक दोस्त अशोक से मिलने आया और अशोक से कहने लगा, आजकल तो बहुत अच्छे से हंसी खुशी रहते होगे नई बीवी के साथ। अरे तुम बड़े भाग्यवान हो यार, जो इस अधेड़ उम्र में जवान पत्नी मिल गई। बहुत ख्याल रखती होगी तुम्हारा। यहाँ देखो, अरे जिंदगी बवाल हो रही है। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। अरे कोई लड़की वड़की हो तो बताओ यार। अरे ऐसी गलती ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडिया तो लौंडों से ही खुश रहती हैं, हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ भाई, मैं तो शादी करके यार बहुत बुरी तरह से पछता रहा हूँ। अरे बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी के मजे उठा लूं, लेकिन अब अरे ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई। अशोक भाई, तुम भी क्या बात करते हो यार? लौंडिया को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रंग रूप की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। मैं ये सब कुछ करके हार चुका हूँ भाई। अच्छा तो मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। अरे आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते। अरे क्या मजाल की चेहरे पर एक झुर्रियां या सर का बाल पका रह जाए, न जाने भाई क्या जादू कर देते। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ आदमी का हुलिया ही बदल देती। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फीस क्या लेती है भाई? अरे फीस तो यार मुझे पता नहीं, शायद 1000 लेती होंगी। ऐसे काम के लिए इससे कम तो भाई होगा नहीं। अजी कोई पाखंडी होगा, अरे बेवकूफ को लूट रहा होगा। कोई मेकअप वेकअप लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता हो क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फीस क्या लेती है भाई? अरे फीस तो यार मुझे पता नहीं, शायद 1000 लेती होंगी। ऐसे काम के लिए इससे कम तो भाई होगा नहीं। अजी कोई पाखंडी होगा, अरे बेवकूफ को लूट रहा होगा। कोई मेकअप वेकअप लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तेहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं है। देखो 10-5 की बात होती तो कहता जरा दिल लगी ही सही। 1000 रुपए कौन सी बड़ी बात है भाई, 1 महीने की आमदनी है। अरे मेरे पास तो 1000 रुपए की कीमत 1000 रुपए है। आंखों में सूरमा और बालों में खुशबू वाला तेल पड़ा हुआ। अरे तूंद का पिचकना भी जरूरी है। जरा तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर देखो कैसे तुमसे हंस हंस के बातें करेगी। और हाँ, एक तो शेर भी याद कर लो। अरे जब भी बात करो ना, शायरी कहते हुए करो। 1 महीना मेरी बात का इम्तिहान करके देखो भाई, अगर वो तुम्हारा दम ना भरने लगी तो जो जुर्माना कहो वो दो।
अशोक ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी, लेकिन इसमें से कुछ बातें उसके मन में बैठ गईं। उस दिन से वो हर रोज जवान दिखने के लिए कोई ना कोई काम करते। जब भी शर्मीली से बात करते तो एक दो शायरी जरूर सुनाते। अशोक की ये चाल काम कर गई। दूसरे दिन जब अशोक ऑफिस से घर आए तो देखा शर्मीली अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें ये कमल खिला हुआ दिखाई दिया। आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर रात देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। समय से घर आ जाया करो। अरे यार, ऑफिस में बहुत काम होता है। ओवर टाइम के पैसे अलग से मिलते हैं। अभी थोड़ा काम और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना बनाकर घर आ गया। क्यों इतना काम करते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़ी ना काम किया जाता है। मुझे रुपया का लालच नहीं है। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। भाई, आती हुई लक्ष्मी भी तो ठुकराई नहीं जाती ना। लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना ही आना अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त आकाश स्कूल से लौटा और बोला, भाई जी, कुछ खाने को दे दीजिए। शर्मीली ने एक प्लेट में खाना लाकर आकाश को दे दिया। आकाश खाना लेकर चला गया। पहले तो घर में आते ही नहीं थे। मुझसे बोलते में भी शर्माते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवाने के लिए भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। अशोक को आकाश पर संदेह हुआ और कुछ चिढ़कर बोला, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? इसे यहाँ आने मत दिया करो। दीदी के हाथ भिजवा दिया करो। शर्मीली ने ये बात प्रशंसा पाने के लिए लोभ में कही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। ये कोई बनावटी प्रेम ना था। उसे लड़कों से सचमुच प्यार था। लेकिन शर्मीली का ये वार उल्टा पड़ गया। अशोक आकाश पर शक करने लगा। वो उसे शर्मीली से दूर रखना चाहता था। इसलिए अशोक ने कहा, देखो, मैं चाहता हूँ कि कल से तुम स्कूल में ही रहा करो। मैं मास्टर जी से कहकर तुम्हारा इंतजाम करवा दूंगा। मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है। जब से कहिए मैं चला जाऊंगा। आकाश उदास होकर अपनी बुआ के पास जाकर बोला, बापूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। कह रहे थे कि तू यहाँ आवारा हूँ की तरह इधर उधर फिरता रहता है। स्कूल में रहेगा तो आवारा गर्दी से बचू। आकाश एक नानार लड़का था। ये बात अशोक भी जानता था, लेकिन उसे शर्मीली से दूर रखना चाहता था। इसलिए उसे स्कूल भेज रहा था। फिर रूपाली बोली, ये तुम्हारी नई अम्मा का करा धरा है। उसी ने कहा होगा। नहीं बुआ जी, मुझे उन पर कोई शक नहीं है। वो बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। तू ये क्रिया चरित्र क्या जाने। ये उसी की लगाई हुई आग है। देख, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। रूपाली झिलाई हुई शर्मीली के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथ लेने का, कांटों में घसीटकर, तानों से छेदने का, रुलाने का अवसर वह हाथ से जाने नहीं देती थी। शर्मीली उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब न देती थी। वह चाहती थी कि ये सिखावन की बातें कहें, जहां मैं भूलूं वहां सुधारें, सब कामों में देखरेख करती रहें। पर रूपा उस पर तनी ही रहती थी। मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो, जो हर वक्त अशोक के कान भरती रहती हो? क्या हुआ दीदी जी? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। आकाश को घर से निकालने की तैयारी हो रही है और उस पर कहती हो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? दीदी जी, तुम्हारी चरणों